जिस चीज़ पर लिखता हूँ तो वहाँ स्पॉट ऑन द स्पॉट मैं जा कर के उसका मुआवजा लेता हूँ, मतलब मुआयना करता हूँ। मैं 3 बार गंगा किनारे गया। मौत ने एक तरह से खींचा मुझे। हमारा नाम लिख लीजिए सर, तो चौधरी सर थे, उन्होंने कहा ठीक है नाम लिख लेते हैं। दूसरी क्लास में मेरा नाम इस तरह से आया। सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद तब मुझे डिग्री मिलती थी या लाइसेंस मिलती थी। तो उसके लिमिटेशंस क्या थे कि वो ब्राह्मण पहले थे, कभी बाद में। काशीनाथ सिंह को आपने अवार्ड दिलवाए, मैं गरीब घर का लड़का था, मैं और भी कुछ था। उदय प्रकाश में ऐसा क्या है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके ये मेरे समझ में जाता है। बहुत अच्छे नहीं, पैसे होते तो अपने ढंग का इलाज करा पाता, नहीं है। सब चीज़ें हैं। नंबर्स ही हमेशा ही मेरे एंटी रहे। आज भी मेरा दावा है कि मैंने जितनी अच्छी कहानी लिखी है, इन नंबर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बहुत कम लोग होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज़ादी से कुछ समय पहले यानी 1 माह पूर्व एक ऐसे कथाकार का जन्म होता है जो आगे चलकर संजीव के नाम से ख्यात होते हैं। हालांकि 6 जुलाई 1947 भी उनकी असल जन्मतिथि है या नहीं, इसको लेकर भी वो संशय में है। आज उनसे इस बारे में बात भी करेंगे। असल नाम उनका था राम संजीवन प्रसाद, उपनाम पद्म। कथाकार कमलेश्वर के संपर्क में आए, कहानी छपी तो न हट गया, रह गया केवल संजीव। और तब से लेकर आज तक हम उन्हें संजीव के नाम से जानते हैं। 250 से ज़्यादा कहानियाँ लिख चुके हैं, संभवतः 300 से ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इधर संजीव जी हाँ में मुझे इशारा भी कर रहे हैं कि 300 से ज़्यादा ही कहानियाँ लिख चुके हैं। उपन्यास ऐतिहासिक चरित्रों को बनाकर उन्होंने खूब लिखे हैं, और उसका भी एक कारण है, वो भी आज उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से उन ऐतिहासिक विभूतियों को चयनित करते हैं कि मैं इनके जीवन पर आधारित उपन्यास लिखूंगा। पहली कहानी को लेकर भी थोड़ा सा संशय है कि कौन सी है, अपर्णा है, अपराध है, या फिर उस बीच में एक और कहानी छपी वो है। अपराध जब कहानी छपी तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली, और उसके बाद कहानी का ऐसा सिलसिला चल निकला कि जीवन के हर एक दृश्य पर, हर एक परिदृश्य पर उन्होंने कहानी लिखी। जिस समय ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनावों में जाति बहुत बड़ा फैक्टर भारत में होती है, और उसी जाति के आधार पर संजीव जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत दंश झेला है। यानी जातिगत दंश उनकी कहानियों में भी मिलेगा और उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा है। आज संगत में उन्हीं के साथ बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। जी नमस्कार। बहुत समय से इंटरव्यू मैं आपके साथ रिकॉर्ड करना चाह रहा था जी, अंततः आज हो रहा है, तो मुझे इतना संतोष है कि साथ में बैठा हूँ और आज बातचीत मैं कर पा रहा हूँ। पहले ये बताएं कि तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत तो आर्थराइटिस का पेशेंट और भी कुछ छोटे मोटे रोग लगे हैं जीवन में, जिनकी चर्चा बेकार है, क्योंकि सभी लोग इससे रोग से, व्याधि से ग्रस्त रहते हैं। काशीनाथ सिंह अपने भाई की अंत्येष्टि में भी नहीं जा पाए। वो सब अवान्तर बातें हैं, क्योंकि सभी के से जीवन में व्याधियाँ होती हैं, रोग होते हैं। तो हम लोग जनरल बातों पर आएँ तो वो ज़्यादा उसी में वो चीज़ आ जाएगी, खुद ब खुद शामिल हो जाएगी। मैंने देखा है कि जो लेखक प्राणी है, लेखक नाम का प्राणी, उसको कभी सुकून नहीं मिला। अब ऐसी अलग
बातें हैं बहुत सारी जो उनको लगता है कि ज़िंदगी में आराम है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लेखक तो उनकी ज़िंदगी में कोई आराम सुकून वह सब नहीं है। हाँ, उन्होंने मैंने जिस ढंग का लेखन किया है उस ढंग का लेखन कम लोगों ने किया है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आई हैं। जैसे मैं जिस चीज़ पर लिखता हूँ तो वहाँ स्पॉट ऑन द स्पॉट में जा कर के उसका मुआवजा लेता हूँ, मतलब मुआयना करता हूँ। चासनाला में क्या हुआ तो मैं चासनाला गया और जगहों पर जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ जा कर के ही मैंने साक्षात अपनी आँखों से उनके कष्टों को समझा, महसूसा। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने चीज़ें देखी अपनी आँखों से। मैं अपराधियों के रूप में भटक रहे उन लोगों से भी मिला। मैं भटकते भटकते वहाँ तक गया कि यहाँ छुप करके वो रह रहा था अजित कुमार मुखर्जी उसका नाम। मुझे देख करके मैंने बताया कि मेरा नाम संजीव है, चासनाला पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो देख करके मुझे चौंक गया। हमने कहा चौंकिए नहीं, मैं आपका कुछ नुकसान कर रहा हूँ। आपको पता है आपके पीछे पुलिस है, ठीक आप जहाँ हैं उसके ठीक नीचे मेरा घर है। तो उसने बंगला में पूछा ताई ना की? हमने कहा जी। कि हमने कहा ये भी कोई चौंकने की बात नहीं है। देखिए चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं थोड़ा सा, तो ये जोखिम मैंने जानबूझकर उठाया क्योंकि मुझे उसका उद्धार भी करना था। इंक्वायरी कमीशन की मोटी सी रिपोर्ट भी मैंने कहा कि ये है, इसमें देखो ये तुम्हारा नाम है। उसने देखा जैसे बिच्छू देख रहा है, सांप देख रहा है। हमने कहा उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि वन श्री अजित कुमार मुखर्जी विटनेस नंबर अमुक 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 could not be traced out in spite of our several searches. It means he is nowhere in the world. तो थोड़ा सा मुश्किल आया वो। हमने कहा ऐसा होता है, लेकिन आप सावधान हो जाइए, मैं आपका कुछ बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको सावधान करने आया हूँ और ये इस उपन्यास में भी आपका नाम नहीं जाएगा, थोड़ा सा बदलूंगा मैं। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सुनी, समझी। तो बहुत बहुत बाद की बात है। मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ जी। जैसा मैंने कहा कि 6 जुलाई 1947, और मैंने साथ में ये भी कहा कि इस बात में भी संशय है कि ये जन्म तिथि आपकी सही है या फिर नहीं। थोड़ा सा सुल्तानपुर के गांव में चलते हैं और जानते हैं कि आप, हालांकि आप कहते हैं कि आप क्या मतलब आपके साथ में जितने आपके मित्र हैं जिनसे भी आपके बारे में बात करो सब यही कहते हैं कि जितनी दिक्कतें, जितनी गरीबी और आपदा विपदा, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं इस तरह के, वो शायद कम पड़ जाए जितना आपने अपने जीवन में देखा है या झेला है। जी। थोड़ा सा मुझे अपने गांव के बारे में, माता पिता के बारे में कुछ बताइए ताकि एक बार हम जान सकें किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा है। हालांकि कहानियों में वो दिखलाई पड़ता ही है, तब भी आप आज याद करते हैं तो कैसे करते हैं? मैं इधर
लोगों ने कहा कि अपनी जीवन ही लिख डालो। हाँ हाँ हाँ, बहुत ये बात भी उठ रही है हाँ, कि आप जीवनी क्यों नहीं लिखते हैं। तो इतनी बातें हैं कि मैं जितनी बार लिखता हूँ उतनी बार बातें छूट जाती हैं। हाँ। जैसे गंगा का किनारा, मैं 3 बार गंगा के किनारे गया। मौत ने एक तरह से खींचा मुझे गंगा किनारे, ऐसे लकीर से गुजर रही है। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है। हमने कहा मुझको लगता है कि अब ये कगार फटेगा। तो हमने कहा कि चलिए चले गए। हाँ, सचमुच में जैसे ही हम लोग इधर आए हाँ। बगल में, तो वैसे ही वो रा करके कगार जो है गिर पड़ा। गिर पड़ा। हाँ। जी। हाँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ज़िंदगी में घटित हुई, तो वो सब लिख रहा हूँ। एक बार मैं बह गया था पानी में, हाँ। वो अपने उस स्थान पर जहाँ कुल्टी एक जगह है जहाँ मैं रहता था। तो ऐसे बाद में मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। तो खैर, अच्छा, लोगों को भी पता नहीं है कि कहाँ का बच्चा है, हाँ। कैसे कैसे आ गया है। ऐसी और सारी सारी बातें थी, जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई, पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी के मंदिर या किसी लेबर क्वार्टर में हाँ। मेरी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। मैं ऊब गया जब मैं चला गया प्राइमरी स्कूल। सीधे सीधे मैंने कहा कि सर मेरा नाम लिख लीजिए। तो लोगों ने कहा ये छोटा बच्चा कहाँ से चला आया, जैसे लगता है कोई कुत्ता का बच्चा चला आया हो, ऐसी कुछ अनहोनी सी। लोगों ने कहा कि ये राम जीवन प्रसाद का ही है, भाई है। बोले तू कब आया। हमने कहा ऐसे ही आ गया। हमने हमारा नाम लिख लीजिए सर। तो चौधरी सर थे, उन्होंने कहा ठीक है लाओ लिख लेते हैं। दूसरी क्लास में मेरा नाम इस तरह से आया, लेकिन वो आया आ गया ऐसे ही करके समझिए। तो उसी में बह गया था मैं। और उसके बाद फिर जंप करके मुझे 5वीं क्लास में रिटन टेस्ट में मैं आ गया। तो मुझे लिखा गया नाम दूसरी क्लास से जंप करके 5वीं क्लास में। हाँ। ऐसी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि याद करूं तो याद आती हैं। माता और पिता जी, माता और पिता। माता रहती थी गांव पर बांगरकला, और पिता रहते थे वही कुल्टी कारखाने में, ब्लोअर मैन थे, मजदूर थे। माने फार्नेस में कितनी हवा जाएगी उसको कंट्रोल करते थे। अच्छा। तो उसमें भी अगर वो भी लंगड़े थे, नहीं पहुंच पाए ठीक ठाक, तो उनको भी सुननी पड़ती थी बहुत सारी बातें। इस तरह से जहाँ मैं सोता था, सोने की जगह नहीं थी। नाली थी, नाली में पानी बहता था, साफ पानी लगता था, साफ पानी है, बट दैट वाज नॉट प्योर। और जैसे ही इधर इधर नाली और बीच में सड़क भी टूटी फूटी जैसे तैसे। वहाँ हम गाँव के लोग थे, बात करते 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 और फिर सोते थे। और तब तक ये हुआ कि हरिमंडल की गाड़ी आ रही है, एक टूटा फूटा ट्रक। मैंने वो आया ट्रक, और मुझे वहाँ से हाँ। और सारे लोगों को भागना पड़ा वहाँ से, या बारिश होने लगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कैसे कैसे। भैया को पढ़ने की जगह नहीं थी कहीं, बत्ती थी ही नहीं, डीसी करंट भी नहीं। तो वो बल्ब जो था ना, उसका
सड़क का बल्ब, उसमें कैसे करके आँख ये करके पढ़ते थे वो भैया हमारे, और उनके पीछे पीछे मैं। जिनकी वजह से आपने साइंस ले ली थी। हाँ, वो भी मजा, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना मजाक है। मैं तो हिस्ट्री और साइंस, ये है हिस्ट्री और हिंदी लेकर पढ़ना चाह रहा हूँ, और भैया ने ऐसे फेंका पीढ़े पर, ये ले कल से जाएगा कॉलेज। हमने कहा कहाँ? बोले साइंस पढ़ने हैं। हमने कहा मैं तो साइंस नहीं पढ़ूंगा, मुझको अच्छा लगता है ये। बोले अब तो लिखा गया नाम, अब तो जो जो करना हो करो। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन संजीव जी, जो आपने अभी अपने सोने का और पिता का जो अभी आपने वर्णन किया, तो पढ़ाई उन सब के बीच में लगातार आपकी चल रही थी या रुक रुक कर चल रही थी, या कैसे कैसे हो रहा था? रुक रुक के चल रही थी, क्योंकि हालात तो बहुत अच्छे नहीं थे जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक कि मुझे जब बीएससी में मैं गया तो एक बोरा रखता था, बोरा माने जुट, ताकि नींद आए तो मैं सो न जाऊँ। डिबरी या लालटेन जो भी होती थी उसमें बिजली नहीं थी, तो वो मैं इस ढंग से पढ़ता था कि सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद तब मुझे डिबरी मिलती थी या लालटेन मिलती थी। और वो समझिए कि उसके एक सिरे पर जहाँ मैं पढ़ता था, कच्ची जगह थी वो, एक सिरे पर ये थी वेश्यापट्टी, अच्छा। सत्तोरानी थी, और एक सिरे पर मंदिर था। ऐसे करके मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। रात में धप 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 की आवाज़ आई, इसका मतलब है कोई वेश्यापट्टी जा रहा है। कि इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, यहाँ तक कि मुझे मेरे एक ये थे गुरु टाइप के थे, दमड़ी तिवारी, उनका ये था कि इस छोटका माने मैं छोटका को बंद कर दो, पढ़ा नहीं पाओगे। अब पढ़ता क्या है, ये तो नलके के ये पानी है, उसमें गलत सलत नंबर लगा करके पानी भरता है, पानी भरना ज़रूरी होता था। और उस समय जो बातें थी उसको उपदेश दे रहे थे कि छोटका की पढ़ाई बंद कर दो। और अपने क्या करते थे, अपने वही वेश्यापट्टी की इसको कहे थे, उनसे पूछ रहे थे। मैंने साफ साफ वो आवाज़ें शुरू से ही सुनी जो अपशब्द कहे जाते हैं। खैर, पढ़ रहा था मैं कहीं कि आपके घर में पिता और आपका परिवार मानस और हनुमान चालीसा का अध्येता रहा। पूरा परिवार रहा। उसका आपके जीवन पर या आपके लेखन पर कोई असर पड़ा, या आप बड़े जब हो रहे थे तो क्या इस परिदृश्य ने या घर के इस माहौल ने प्रभावित किया आपको किसी तरह से? हाँ, उसका फल ये हुआ कि मुझे वो चीज़ें ज़बानी याद हो गई। शिव जी की स्तुति, हनुमान चालीसा, और दूसरे जो ये हैं सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि रामचरितमानस तो लगभग पूरा का पूरा मुझे याद था, अभी भी उसकी छाया है। इस तरह परिवार का जो माहौल था वो धार्मिक किस्म का था। लेकिन अब मानस को वैसे तो नहीं पढ़ते होंगे जैसे उस समय पढ़ते होंगे? बिल्कुल नहीं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर देवता, संत हित लीन मनुज अवतार।
निज इच्छा निर्मितन माया गुण पाल। ये सब चीज़ें जो है कैसे कहते हैं लोग कि ये है, सीधी 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 तो स्तुतियाँ हैं जो कि मनुष्य को ब्राह्मणवाद के का चेरी बनाते हैं, गुलाम। तो यानी नहीं पढ़ा जाना चाहिए। नहीं, उसको उसी ढंग से समझना चाहिए कि तुलसीदास के लिमिटेशंस क्या थे। तुलसीदास के लिमिटेशंस क्या थे कि वो ब्राह्मण पहले थे, कवि बाद में। उनका कवित्व जो है दबा हुआ है उस ब्राह्मणवाद के नीचे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और इस बात का एहसास कब हुआ संजीव जी क्या आपको कि तुलसीदास का ब्राह्मणवाद ऊपर है, उनका कवित्व नीचे है? ये तो धीरे धीरे विकसित होता गया दिमाग ना, तब नहीं थे वो सब। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। या ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपने सवर्ण या ब्राह्मणवाद की वजह से परिस्थितियां झेली, आप उस वजह से मानस को उस नज़र से देखने लगे हों। ये तो हो सकता है, क्योंकि जो प्रभाव पड़ता है आदमी के ऊपर एकदम से लगा कि इंसानियत जो है वही सच्ची सेवा है, वही मनुष्यता है। बाकी चीज़ें जो हैं ये मनुष्य को अंधा बनाने के लिए है। क्योंकि आप जिस समय लिख रहे थे, अगर मैं अपर्णा के बाद आ जाऊं, जिसमें जिसका जिक्र आपने खैर गैर इरादतन हत्या और इकबालिया बयान में किया है, कहानी की कहानी नाम से जो आपने लिखा है, मैंने वो पढ़ा, जिसमें आप अपर्णा का जिक्र कर रहे हैं, परिचय पत्रिका का, और उसके बाद फिर आपकी जो पहली कहानी छप रही है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का। जिस दौर में आप ये सब कहानियाँ लिख रहे थे वो पूरा का पूरा दौर नक्सलवाद प्रभावित पूरा दशक रहा, 70 का दशक रहा, और आप खुद नक्सलवादी मूवमेंट के सपोर्ट में उस समय थे। दूसरी तरफ आनंदम मूवमेंट भी चल रहा था और आप उसके भी आनंद मार्ग उसके भी आप अनुयायी के तौर पर, अगर मैं कहूँ, वो भी आप देख रहे थे। दोनों को आप एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। मैं टटोल रहा था कि जातिवाद का खात्मा, धर्म के आडंबर का खात्मा, ये सब कैसे होगा। इसी प्रक्रिया में अलग अलग जगहों पर कोने यात्रे में मैं देख रहा था कि कहाँ से उजाला मिलेगा। तो इसको पकड़ा, उसको छोड़ा, उसको, ऐसे करके ज़िंदगी बीती। आज भी मेरी कहानी अपराध हिंदी की सबसे डेंजरस कहानियाँ मानी जाती हैं। उस समय भी जितने IAS के लड़के थे उसमें सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर छुप छुप के पढ़ते थे उस कहानी को। कितनी बार क्या क्या हुआ है उस कहानी के साथ, चारों तरफ हल्ला था। तो उसने मुझे बनाया भी, और जो कुछ भी हुआ पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। उस ज़माना था। और इसके बाद वही नाम राम सजीवन प्रसाद, उनका कि यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो संजीव बोले कोनो छेले नहीं। हाँ, तो তাহলে ওটা তো যে একটা আছে ওটা नाम अमुक হচ্ছে। इस तरह मैं बसता गया 6 महीने। ऑपरेशन जोनाकी के पीछे जब लिखी आपने, तब भी पुलिस आपके पीछे पड़ी? जी। जेल तक की आपको धमकियां मिली? हाँ। ऑपरेशन जोनाकी तो सचमुच में एक रियल स्टोरी ही थी। उल्टी में जहाँ मैं था वहाँ पुलिस पकड़ने आई कि एक डेंजरस छे ओइखाने आछे। और क्या था, गमछे में लाई थी मुड़ी, और वो नजरुल की और किसकी, सुकांत की कविताएं थी। लेकिन
पकड़ कर ले गए उसको। इसके बाद फिर तो उसकी ज़िंदगी भी एक तरह से, अब वो सब अकथ कहानी है। इससे पहले आप बिहार छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में? नहीं, उसमें नहीं था। उसमें जन संस्कृति मंच की शुरुआत जो है वहाँ से पटना से हुई, उसमें मैं था, बहुत दिन तक था। गोरख पांडे थे हमारे अध्यक्ष। संजीव जी, मैं भी जसम पे आऊँगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब मैंने आनंद मार्ग और नक्सलबाड़ी मूवमेंट की बात की तो आपने कहा कि मैं भटक रहा था, टटोल रहा था। तो आप टटोलते हुए आपको क्या महसूस हुआ? कहाँ पर आप ज़्यादा अपने आप को मतलब शांत महसूस कर पा रहे थे, या जिस चीज़ की खोज में थे, क्या वो आपको नक्सलबाड़ी मूवमेंट और आनंद मार्ग इन दोनों में मिल पाई? दिक्कत कई थी, कई दिक्कतें थी। जैसे आनंद मार्ग के जो एक था कि जाति प्रथा का निषेध, वो तो ठीक था, लेकिन बाकी जो चीज़ थी वो थोड़ा थोड़ा अंधविश्वास की तरफ जा रही थी। मैंने छोड़ दिया उसे। क्यों छोड़ा, वो बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन जो वहाँ मैं टटोल रहा था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आई वॉज इन सर्च ऑफ सम न्यू, सम रेवोल्यूशनरी वेज एंड मीन्स, जो कि कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। मैं किन की बात करूं, मुझे कभी लगता था लोग मुझे भटका रहे हैं, कभी लगता था नहीं, ठीक रास्ता है। खैर, मैंने देखा कि मैं भैया पढ़ा रहे हैं और दुबे जी एक्शन मैंने CPI पार्टी की उस पर लेक्चर दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता था कि दुबे जी के पहले वो बात सुनो, पढ़ाई वढ़ाई बाद में होगी। पिटाई भी होती थी घर में, ये सब होता था। सर्च में मैं हमेशा छूछे हाथ तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। चारों तरफ भटक भुटक के मैं अपने मुकाम पर आता। अब इसको विशद रूप में मैंने लिखने की ठानी है, कभी देखिएगा, कभी आएगी चीज़ें। तो जब पहली बार, चूँकि आप तो विज्ञान पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ, ऐसे ही बातचीत होगी, कभी पीछे कभी आगे, थोड़ा पूर्व दीप्ति शैली में, कभी आगे, इस तरीके से हम लोग आगे पीछे चलते रहेंगे। चूँकि आप तो विज्ञान के छात्र रहे, जैसा कि आपके भैया ने जबरन आपको विज्ञान में धकेल दिया, जैसे आपने कहा, लेकिन साहित्य की ओर आपका रुझान एक तो कैसे हुआ, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा वो विज्ञान मेरे हिसाब से लेना आपके लिए ठीक ही रहा, क्योंकि आगे चल के जो आपका पूरी कहानियाँ और उपन्यास आए उनमें वो शोध दिखलाई पड़ता है। और एक उपन्यास तो पूरा का पूरा IVF और जेनेटिक्स पर ही है। जी, कैसे साहित्य की ओर मुड़े? क्योंकि साहित्य में शोध की एक प्रवृत्ति होती है, तो ये मेरे अंदर उसने डाल दिया। मैं लैब में कई बार जला हूँ, यहाँ। तो ये सब चीज़ें जब मेरी नौकरी भी लगभग उसी में हुई, और उसका जो फल है मुझे मिला जी। लेकिन अच्छा लगता था कि दुनिया क्या है मैं समझूं, और इस तरह से मैं नहीं, साहित्य की तरफ फिर कैसे आए? साहित्य की तरह हिंदी साहित्य सेवा समिति एक संस्था थी, नरेंद्रनाथ ओझा मेरे गुरु टाइप के थे। रामचंद्र ओझा उनके लड़के हैं, अब तो गुजर गए ओझा जी।
और केशव प्रसाद चौबे और देवनाथ सिंह, ये सब मेरे साहित्यिक गुरु थे। मुझे इन लोगों ने एक तरह से ट्रेनिंग दी, इनाम भी मुझे मिले, अच्छे अच्छे इनाम मिले, अखबारें उसमें। तो लिटरेचर का जो झुकाव है वो मेरे चारों तरफ लिटरेचर था, मेरे घर के अंदर लिटरेचर था। ये सब चीज़ें मुझे बढ़ाती गई। सरस्वती पत्रिका आती थी, सरस्वती। और शुरुआत में आप लिख रहे थे कविताएं? शुरुआत में कविताएं लिख रहे थे, तो वो सब तो होता है शुरुआत में। अब भी लिखते हैं? कविता संग्रह कुछ कभी लाने का प्रयास? नहीं, हमारे एक हैं मनोज शिष्यवत है, छोटे भाई की तरह हैं। तो वो मनोज जो है ला रहे हैं बहुत सारी। अच्छा, कविताएं आ रही हैं? अरे वाह! क्योंकि आपके कहानियों में, उपन्यास में छंद तो बहुत मिलता है, जैसे गीत खूब मिलते हैं, और आप खुद ही बंगाली में खुद में, जैसे मुझे झूमर लिखना है, हाँ, किसी कहानी में झूमर मेरे मन का मिल नहीं रहा है, तो मैं जाके खुद लिखता था। मेरे झूमर के ताल वगैरह, ध्वनि वगैरह ले करके, और मैंने उसको ये किया। ऐसी बहुत सारी खोज कहानी याद आ रही है जिसमें सवैया छंद का आपने इस्तेमाल किया है, तो वो आपने खुद ही लिखा है जी। एक कहानीकार के भीतर या एक लेखक के भीतर वो क्या है जिसके पढ़ने से या जिसके आने से कहानी का बीज फूटता है? वो क्या चीज़ है जिससे आपके भीतर कहानी का बीज फूटता होगा? कहानी का बीज, ये तो कहना मुश्किल है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, उपजीव्य बनती हैं, और वो फिर मंथन की क्रिया से गुजरते हैं, और अंततः वो बन जाती है कहानी। अनुभव का संसार क्या उसके लिए विस्तृत होना चाहिए? अनुभव का संसार, कल्पना, ये सब चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। कहानी बनने के लिए जो जो उपकरण होते हैं, आकर के कहानी को रंग देते हैं। जैसे आपकी कहानी है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जाहिर सी बात है आप तो गए नहीं, मैं भी नहीं गया, हम में से नहीं गए हैं लोग, लेकिन एक कहानीकार जब अंतरिक्ष पर कहानी लिख रहा है तो वहाँ के अनुभव तो उसके पास प्राइमरी डेटा के तौर पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ सेकेंडरी अनुभव ही होंगे जिनको लेके वो कहानी लिखेगा। तो वहाँ पर फिर यथार्थ और कल्पना कैसे काम करती है? जिंदगी को मैंने उपजीव्य नहीं पर जीविता, मैं उस क्षण के लिए वह हो जाता हूँ। राकेश शर्मा उस समय गए थे वहाँ, और उन्होंने पूछा गया, इंदिरा गांधी ने पूछा, हाँ, कैसा लगता है, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और मैं उस समय समझिए कि राकेश शर्मा हो गया था। तो ऐसी सी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्त्रियों के मामले में कहते हैं कि आप थोड़ा सा डामाडोल स्थिति हो जाती है, तब क्या स्त्री हो जाते हैं? और अगर हो जाते हैं तो तब क्या सवर्ण सोच या पुरुषवादी सोच हावी रहती है? नहीं, ज़्यादातर अधिकांशतः मैं ट्राई करता हूँ हो जाने की। भिखारी ठाकुर के सूत्रधार में, हाँ, वो ये करते हैं कि उसमें भिखारी ठाकुर की पत्नी पूछती है कि तुम ना करो वो रोल तो बुरा होगा ना क्या। बताते हैं कैसे कैसे वो चीज़ जो मैं लाना चाहता हूँ वो चीज़ नहीं आ पाती है, इसलिए मुझे बनना पड़ता है। ये होता वो होता, यहाँ तक कि जंघाओं के बीच में हल्का सा जो ये होता है
प्रसारण टाइप का। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, पर काया प्रवेश, जी। पर काया प्रवेश का मतलब होता है, और कुछ नहीं। जब आप पर काया प्रवेश करते हैं, हम्म। क्या हर कैरेक्टर के भीतर करते हैं, या फिर जो नायक होता है, एक लेखक उस नायक के भीतर ही पर काया प्रवेश नायक करता है, नहीं, खलनायक भी, खलनायक भी, या हर कैरेक्टर के भीतर? हर कैरेक्टर के भीतर। फिर तो एक कैरेक्टर को छोड़कर दूसरे से निकलने में, दूसरे से तीसरे में प्रवेश करने में जी, समस्याएं भी आती होंगी बहुत ज़्यादा। समझती हूँ। तो जो अंतर्द्वंद्व पैदा होता है, जो बलात्कारी होता है वो भी मैं होता हूँ, जिस पर बलात्कार होता है वो भी मैं होता हूँ, भोगता भी। तो तब तो सोच में बहुत द्वंद्व पैदा होता होगा। हाँ, लेकिन करना पड़ता है। और फिर हल कैसे निकले? हल कहाँ निकलता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जिस रामलीला कहानी जी, हाँ, उसमें जो भरत का कैरेक्टर जी रहा होता है, तो भरत हो जाते हैं। भरत होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी को डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद फिर वो जंगल जहाँ से शुरू होता है, जहाँ शुरू होता है, जहाँ से जंगल जहाँ शुरू होता है, बाघ है और पाड़ा है। बाघ का दांत टूट जाता है और पाड़ा की आँख घायल हो जाती है। नरेटर उसमें ये कहता है कि मैं अपने साथ बाघ का दांत लेते आया और पाड़ा की आँख लेते आया। ये एक तरीके से मेटाफर है वर्ग संघर्ष का, जो आपने दिखाने की कोशिश की। जी, जबकि आप एक लेवल पे जाने के बाद ये बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष से अब काम चलेगा नहीं, वर्ण संघर्ष की ओर हमको आना होगा। तो बाघ और पाड़ा का संघर्ष दिखाते हुए आपके जहन में वर्ग संघर्ष ही था या वर्ण संघर्ष भी ध्यान में चल रहा था? और अगर वर्ण संघर्ष चल रहा था आपके जहन में, तो फिर ये दो ही कैरेक्टर्स, ये दो ही इमेजेस आपने क्यों दी, बाघ और पाड़ा की? फिर आप पाड़ा और उससे छोटा या उससे बड़ा कुछ और दिखा सकते थे। वो जो खेत है, खेत के उसमें आकर के पाड़ा जो है चल 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 रहा है, और बाघ जो है वो कुमार को लिख रहा है खत। उस पर लिख रहा है कि समर्पण करने को। कुमार ने कहा कि समर्पण कर दो, और समर्पण करने के मूड में पूरा उस समय ये घटना घटती है नीचे। तो ये चीज़ें बनानी ही पड़ती हैं, समझ लेना। नहीं, वो दांत और आँख की जो नरेटर अपने साथ लेते आया, आपको लग रहा है कि बाघ के दांत निकाल देने से समस्याओं का हल हो जाएगा? क्योंकि घायल तो पाड़ा की आँख भी हुई है। अगर एक ही आँख बचेगी, वो भी तो उस तरह से नहीं देख पाएगा जिस तरह से दुनिया को देखा जाना चाहिए। और बाघ का अगर दांत निकाल लिया गया, तो बाघ के भीतर के जो दांत हैं वो थोड़ी निकल जाएंगे। मुझे असल में जो उसमें तत्काल जो उस समय जो सीन आया था दिमाग में, और ये नहीं कर पाया। ख्याल नहीं आ रहा यार पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे उपन्यास की तरफ आ रहा हूँ, उससे फिर बात कर लेंगे। रह गई दिशाएं इसी पार। 10 साल लगे आपको इस उपन्यास को लिखने में। 10 साल तक आपने इस पर शोध किया। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ये तमाम चीज़ें इस उपन्यास में मिलती हैं। 2012 में ये उपन्यास आता है, यानी 2002 से आप इस पर शोध कर रहे होंगे। 2002 में भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की तकनीक उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थी जितनी आज धीरे धीरे हो गई है। आज भी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है जैसे विदेशों में रही। 76 के आसपास पहला टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, और आप जो इसमें पात्र दर्शाते हैं, कहते हैं कि वो उससे 2 साल पहले रखा गया था। अगर आज वो होता तो संभवतः सबसे पहला होता, उससे भी बड़ा होता, 2 साल बड़ा ही होता।
कैसे इस पूरे उपन्यास की परिकल्पना बनी और क्यों आपको लगा कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को ध्यान में रख के एक उपन्यास लिखना चाहिए जो जेनेटिक्स पर आधारित हो? ये जो मनुष्य है, मनुष्य के मूल तत्वों की खोज, कहाँ से बिगड़ती हैं चीज़ें, कहाँ कहाँ से उसके स्रोत कहाँ से होते हैं, ये उसको खोज करने का उसका ये था। इसके लिए मैं सुंदरबन भी गया था, बाघ को ऐसे तैरते हुए, और भी बहुत कुछ है लेकिन नहीं बताऊँगा, क्या जरूरत है। तो मनुष्य की जेनेटिक्स जो है, मनुष्य की जेनेटिक्स मतलब क्या क्या बनती है, क्या उसके अंदर क्या चीज़ बिगड़ती है, ये इसका ये था, लक्ष्य था। और इसमें देखा गया कि उसके भाइयों में जो दो बिजारिया और एक और कौन है, एक सतत जीवन की प्रक्रिया जो है, माने सातत्य, वो चाहता है अमर होना। उसके दूसरे के लिए अमर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक सदा जवान बने रहना चाहता है। हाँ। और इसके लिए वो अपने ढंग से दोनों लीड करते हैं, बढ़ते हैं। तो और अपने अपने ढंग से बढ़ते हैं। तो खैर आपने देखा नहीं होगा। एक दृश्य है इसमें जी, संजीव जी, एक लड़की है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के भ्रूण को अपने भीतर धारण कर लेती है, इच्छा जताती है, लेकिन जो माँ है उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। संसार में किसी को भी पसंद नहीं होगा कि बेटी अगर बाप का भ्रूण अपने भीतर धारण कर ले। तो ये दृश्य जब लिख रहे थे, आपको लग रहा था कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, या फिर ये बहुत आगे की सोच तो नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। हालांकि होता है, ये बात सही है। और अगर इसको आप बहुत पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते के तौर पर देखें तो ये प्रेम की दूसरे तरफ आपको लेकर जा रहा है। तब भी चूँकि माँ को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से मैंने आपको पूछा कि जब आप ये दृश्य सोच रहे होंगे तब कुछ तो आपके भीतर भी द्वंद्व चल रहा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक जो हिंदियाँ हैं वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको वो करती है, मारी जाती है, जबकि वो कहीं से गलत नहीं था रीजन से, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था उसके पास। तो एक तरह से जंप। संजीव जी, एक सवाल अगर ओवरऑल ले लूँ, साहित्य आपके लिए क्या है? इतना विविधता है आपके साहित्य में, आप विषय बोलें तो आपके यहाँ मौजूद है ना। आप कोई भी विषय उठा लें, वो आपके यहाँ उस पर बात हो रखी है, उस पर कहानियाँ हैं, उस पर उपन्यास हैं। तो आपके लिए साहित्य क्या है? हमारे लिए साहित्य एक तरह से एक लाइन में तो उत्तर देना संभव नहीं है। नहीं, आप अपना बुक। हाँ। लेकिन चीज़ों को, सत्य के संधान में इधर उधर भटक करके उस बिंदु तक पहुंचना जहाँ से कि जिंदगी के अलग अलग छटाती हुई जो चीज़ें हैं उनको एक दिशा मिल सके, और पहले जो चीज़ें पनपी हुई थी, फैली हुई थी, उनसे भी अलग भी हो सकती है चीज़ें।
जैसे ये आपने इसका बताया कि माँ के लिए उचित नहीं है, हम्म, माँ अपने रास्ते पर गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वो वहाँ पर तो गलत है। ठीक है। संजीव जी, प्रत्यंचा और सूत्रधार एक भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित उपन्यास है और एक छत्रपति शाहूजी महाराज के जीवन पर आधारित उपन्यास है। सूत्रधार में पढ़ रहा था तो उसमें आपके सामने संकट ये रहा कि ये ना तो जीवनी है ना जीवनी परक उपन्यास है, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। और आपका कोई भी उपन्यास जो ऐतिहासिक विभूतियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है वह ना तो जीवनी है और ना जीवनी परक उपन्यास है। ऐसा क्यों है? पहले तो क्योंकि केंद्र में वही है। और क्या जिन लोगों को, जैसे भिखारी ठाकुर को या बाकी लोगों को एक समय पर किसी न किसी ने देखा ही है, भिखारी ठाकुर को देखा ही है, पिछली पीढ़ी ने देखा ही है, छत्रपति शाहूजी महाराज को तब की पीढ़ी ने देखा ही है, तो वो कथाएं हमारे सामने चलती आ रही हैं। लेकिन जिसको हमने कुछ बरसों पहले, कुछ दशकों पहले देखा है, उसको केंद्र में रखकर कुछ फिक्शन लिखना, क्या ये लेखक को सहूलियत देता है या उसके सामने ख़तरा भी रहता है कि मैं कुछ ऐसा ना लिख दूं जो उसके सामने घटा ही ना हो? और जब घटा ही नहीं है उसके साथ में, तो क्यों ना जीवनी लिख दी जाए, फिर क्यों हम नॉवल ही लिखें? एक करके ले। हाँ। अब भिखारी ठाकुर का जो ये है जीवन चरित्र, वो तो मेरा देखा हुआ था। लगभग मैं भटक के आरावली, छपरा और जो विभिन्न अंचल है जहाँ जहाँ से उनका ये हुआ था, वहाँ से मुझे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके लाना था। तो ये भिखारी ठाकुर में कुछ तत्व ऐसे थे जो कि औरों से अलग थे। और छत्रपति शाहूजी महाराज? छत्रपति शाहूजी महाराज का लगभग वो रियल घटनाएं हैं। कैसे चुनाव करते हैं कि मुझे इन विभूतियों पर उपन्यास लिखना है, इन पर नहीं लिखना है? क्योंकि तमाम लोग हैं। लेकिन अभी जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही तब आपने बताया कि आप फूले द्वय को लेकर भी, पति पत्नी को लेकर भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, ज्योतिबा फूले को लेकर भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने इनका भी चुनाव किया। तो क्या ये चुनाव जो है जाति आधारित है? सामाजिक परिवर्तन में जिनकी इनकी जो अहम भूमिकाएं रही हैं, जो औरों से अलग रही हैं और तमाम खतरे उठाते हुए भी, द्वंद्व झेलते हुए भी उन्होंने ये काम किया, तो ये तो उस आदमी का अपना ये था, चयन था कि मुझे यही करना है। यहाँ तक कि उसमें एक अंग्रेज़ है, वो ये बदमाशी कर रहा है, वो ज़माना था अंग्रेज़ों का, और ये इन्होंने गन्ने को तोड़ा और लगे पीटने। जबकि इन द अदर सेंस करते क्या थे कि उनको लग रहा था कि अंग्रेज इतने गलत नहीं है, ये जो जमींदार हैं, ये जो ब्राह्मणवाद है, ये ज़्यादा गड़बड़ है। तो वो अपने ढंग से चीज़ों को उन्होंने देखा और कितना सच है, कितना अच्छा है। वो चयन ये करना पड़ता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है उसको हटाओ, जो ज़रूरी है उसको रखो। परिवर्तन के इसी आग्रह को लेकर जी, जिसमें संस्कृति की बात हो सके,
जिसमें सांस्कृतिक जो डिटेरियोरेशन आ रहा है समाज में, उसको लेकर समाज को जागरूक किया जा सके। जसम की शुरुआत हुई थी जन संस्कृति मंच की, आप उसके शुरुआती सदस्यों में एक रहे। आपको लग रहा है कि जसम अपने उन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है सही दिशा में, या जो मूल्य उसने स्थापित करने की कोशिश की थी उसमें सफल हो पाया, उद्देश्यों में सफल हो पाया? कुछ दूर तक तो ठीक चले। लेकिन मेरी भी अपनी सीमा थी कि कारखाने में काम करता था और ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था। तो मैंने गाइड तो किया कुछ, फिर और हमारे दोस्त यार थे, उन्होंने किया। काफ़ी हद तक वो गए, लेकिन कुछ तो पागलपन भी था, उन्मादी दौर हमारे गोरख पांडे का जैसे था। तो ये चीज़ें कुछ दूर तक चलते हैं, फिर बैटरी डाउन हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। आपके साथ एक और चीज़ ये जुड़ी रहती है कि नामवर सिंह बनाम राजेंद्र यादव, जब कुछ इस तरीके की बातें होती हैं तो आप हमेशा ठाकुर होने की वजह से या सवर्ण होने की वजह से नामवर सिंह की आलोचना करते हैं। पर चूँकि राजेंद्र यादव ने आपको मौके दिए, आपको आगे बढ़ाया, इस बिना पर आप राजेंद्र यादव के पक्ष में झुके रहते हैं। यही बात है या फिर जाति से अलग मामला भी है? इसको उलट के क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि नामवर सिंह हमेशा ही मेरे एंटी रहे। उसकी वजह वही जाने। आप मिर्ज़ापुर से बनारस आ रहे हैं, इसी बीच में आपको 10 कहानियाँ पढ़ करके उस पर आलोचना करनी है। बताइए कौन सा ऐसा जिगरा, कौन सा आप कितने बड़े महारथी हैं कि तुरंत सब कुछ पढ़ करके उसको बता देंगे कि ये नहीं है। ऐसे वाक़े जो मेरे साथ हुए, सीधे पक्षपात। हाँ, तो मैं लड़के वहाँ के बनारस के थे, सारनाथ में, बिल्कुल ये हो गया कि अरे यार बोलते क्यों नहीं थे, नामवर जी क्या बोल रहे हैं। हमने कहा था कि अगर जो ये है ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मण हैं वो तो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं वो तो ठाकुर हैं, लेकिन उसके अंदर जो ये प्रवृत्ति है वो क्यों, मैंने ठाकुरों ये इसके ठाकुर नहीं कहिए कि जो शूद्र हैं, शूद्रों के अंदर जो ब्राह्मणत्व का वो होता है वो कहाँ तक उचित है। उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो जो सही है सही करना चाहिए, जो गलत है गलत करना चाहिए। तो इसी बात पर नामवर जी लग गए थे कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहानी थी योद्धा, बड़ी अच्छी कहानी थी, मुझे अभी तक उसका ये उसको समझा क्या नहीं गया कि उसके अंदर क्यों ऐसा ये हो रहा है। उसको तो सीधे कहना चाहिए कि जो गलत है तरीका उसको इग्नोर करना चाहिए, बट ही डिड नॉट। तो नामवर जी ने कहा नहीं मैंने समझा है। उसको फिर उठाया गया, मैं फिर उठ गया। मुझे सारनाथ में हो रही थी घटना, 3 बार हम गए, 3 बार हुआ है। हमने कहा देखिए नामवर जी पितृतुल्य हैं जी, अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा ही समझा तो ठीक है, चलिए आप जो कह रहे हैं सही होगा। ऐसे ही नामवर जी जरूर कभी कभी करते थे। आपका 2-3 जगह स्टेटमेंट है कि जाति के आधार पर मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। तो जब आप ये बात कह रहे हैं तो ये सामाजिक स्तर पर ही कह रहे हैं या साहित्यिक स्तर पर भी बात थी? साहित्यिक स्तर पर है। और इसमें मुख्य नामवर जी है।
नामवर जी और नामवर जी का जो परिवार था हम्म। वो लेकिन आपको खूब पढ़ा गया संजीव जी, आपको खूब पढ़ा गया, आपके खूब चाहने वाले हैं, दूर दूर तक कहानियाँ आपकी जा रही हैं, क्यों दरकार फिर एक ही आदमी से रही? क्योंकि उन्होंने किया ना गड़बड़, क्या जरूरत है? आखिर सोचिए, काशीनाथ सिंह को आपने अवार्ड दिलवाए, मैं गरीब घर का लड़का था, मैं इग्नोर, और भी कुछ था। तो नामवर जी जब जब सही सही बातें बोलते हैं तब तो अलग बात है। लेकिन आपको खूब मौके दिए राजेंद्र यादव जी ने, राजेंद्र यादव ने आपको खूब मौके दिए। मैं डिजर्व करता था, मैं डिजर्व करता साहब। आज भी मेरा दावा है कि मैंने जितनी अच्छी कहानी लिखी है, इन नंबर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बहुत कम लोग होंगे। इसी पर आ रहा हूँ, आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास। जैसे आपने कहा कि मुझे अपनी कहानियाँ छोड़कर बहुत कम कहानियाँ पसंद आती हैं। जी आपने एक जगह कहा कि मुझे दूसरों का लिखा पसंद नहीं आता। आपने ये भी हाँ, ये एक जगह बोला। ये गलत स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरा कथा संसार जितना व्यापक है उतना ना मंटो का है, ना प्रेमचंद का, ना शरद चंद्र का। ठीक। ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत आत्ममुक्ता से भरे हुए नहीं हैं। हाँ, ये गलत हो सकता है, आत्ममुक्ता से भरे हुए स्टेटमेंट। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, कह सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जो कहानियाँ मेरी हैं, सागर सीमांत या जो भी है, 300 तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, तो 300 तो जाहिर सी बात है मैंने भी नहीं पढ़ी, क्यों झूठ बोला जाए। हाँ, या इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, तो उतनी उतनी कहानियाँ जो मैंने लिखी, विविध स्पेक्ट्रम उसका इतना फैला हुआ है कि उसको क्या कहेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी मतलब मैंने जितना लिखा है उसको तो मूल्यांकन ही नहीं हुआ, इसलिए कि लोग पढ़ते ही नहीं हैं जी। और मैंने एकदम आँख फोड़ी है, दिमाग दीदा फोड़ा है, इतना जो लिखा है, क्या रस, क्या उसका ये प्रवाह। एक तरह से मैंने साधना की है, कहिए, हाँ, इसको आत्मबोध कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ऐसे कोई अगर ऐसा है तो ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब हंस में थे तब तो पढ़ते थे ना? हाँ, पढ़ते थे, लेकिन मैंने जितनी अपनी कहानियाँ लिखी हैं, मुझे पहचानो, जो उपन्यास है, इस पर अकादमी आपको मिला। हाँ, लेकिन उसका ये नहीं है आप काट दीजिए उसको कि गलत है। आपको लगता है मुझे पहचानो आपका सबसे अच्छा उपन्यास रहा, जिसकी वजह से साहित्य अकादमी मिला? क्योंकि मेरे अपने जानने में उससे बेहतर उपन्यास आपके हैं। अरे वहाँ यही इसी में है आपके हाथ। यही सूत्रधार बहुत अच्छा है यार, कि जिसकी बात अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रह गई दिशाएं इसी पार। जी, ये बहुत अच्छा उपन्यास है। तो अच्छे पर तो नहीं हुआ। फांस बहुत अच्छा है। हाँ, फांसा मैंने कई दिन की जिंदगानी है। आपका लिखा तो रह ही जाएगा, रहे या ना रहे। कभी कभी सोचते हैं कि रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा। आपको लगता है अगर आप गांव में ही रहे होते तब भी लेखक ही होते? नहीं, तब तो सीधे सीधे हलवाहा चरवाहा यही सब होते। शादी आपकी 8 या 10 साल में हो गई थी। शादी वादी एक विडम्बना है यार। मेरे उस पक्ष में बहुत ही एक तरह से आदिम प्रवृत्तियों का शिकार रहा। कोई मतलब नहीं है उसका। एक आदमी की जबरदस्ती बैल का जो होता नहीं है कि एक तरफ क्या बोलते हैं उसको, जुआठ नाच दिया गया। अरे मुझे खिलना है, सोचना है, समझना है,
ये तो अजब बात है कि साइंस पढ़ा, साइंस पढ़ने के बाद इधर का उधर का उधर का बहुत कुछ, नहीं तो फिर होता क्या, कुछ नहीं। क्यों भारतवर्ष को ध्यान में रखकर, जब आपका अनुभव क्षेत्र इतना व्यापक है और आपने जीवन के हर पहलू पर लिखा है, क्यों आप भारतवर्ष को ध्यान में रखकर, उसके समाज को ध्यान में रखकर, भाषाओं को ध्यान में रखकर एक बड़ा फलक का उपन्यास नहीं रच देते? मैं लिखा, जब भी मुझे हंट करती है चीज़ें तो मैं लिखता हूँ उसे। अब तो नहीं लिखता हूँ, अब तो ये हो गया। संजीव जी, जितना मिला अब तक उससे संतुष्ट हैं? पर शुरुआत में ही गड़बड़ झाला, शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई। मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए उतना, उनको पढ़ना लिखना चाहिए था और आगे तक, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बाकी चीज़ें तो जो है सो है। मैं दुआ नहीं करा सका अपनी बच्ची को ढंग से, और बहुत सारा कुछ है। खैर इतना है, तो संघर्ष बहुतों का होगा, बहुतों का होगा, लेकिन वो तकलीफ तो है ही कि मेरे चलते इतना नुकसान हो गया। आपके चलते कैसे, मतलब? मेरे चलते का मतलब है कि मैं अगर अपने को हमने बेचा होता तो पैसे कुछ और आए होते, तो ये तो ठीक है कि लग रहा था कि नहीं गड़बड़, हमने ये नहीं किया। हम अच्छी संगत पा सकते थे, नहीं पाए। लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं जो कि मैं नहीं कह पा रहा हूँ, नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे बच्चे अगर मेरे पैसे से ज़्यादा उनको ये हुआ तो ये समाज जो है ना, समाज गाय गुजरा समाज जो है, बताए तो मैं दमड़ी तिवारी का किस्सा बताया। गुप्तेश्वर तिवारी हमारे दोस्त थे और वहाँ पर ओपनली दे आर अलाउइंग, धप 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 करके जा रहा, आधी रात का वक्त है। डिवरिया वरिया किस तरह से मिली है मुझे ये करने के लिए, पढ़ने के लिए। खाना बन गया है, तब की बात 12, 1, 2 और इतना छोटा बोरा ताकि मैं लेटूं तो सो ना पाऊँ, नहीं तो पढ़ाई छूट जाएगी। वो सब ज़िंदगी के किस्से हैं। उससे तो लेकिन संजीव जी, आप बाहर जीवन के एक मोड़ के बाद आ गए, तो उसके बाद तो कोई जीवन में सुख रहा ही होगा। एक तो मैंने बीच बीच में लिखा है, लोग कहते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं जाती, लेकिन मैंने जो भी पाया है ओस चाट 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 के पाया है। इसे कैसे कहूँ कि मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो कभी कभी संतोष होता है ना भाई, द्वंद्व होता है कि मुझसे ज़्यादा गरीब लोग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहे हैं। चलिए, कब तक आ रही है जीवनी? जीवनी नहीं, आत्मकथा। वही मुझे अब जब मैं लिख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि क्या गलती हो गई मुझसे। एक उपन्यास था मेरा, क्या नाम था उसका, वो यार, कौन सा? आकाश चंपा। आकाश चंपा। आकाश चंपा। आकाश चंपा, सो स्वीट। अंतिम सवाल ले रहा हूँ संजीव जी, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से कुछ चीज़ें अगर
लिख पाऊँ। चलते चलते बात याद आ रही है, मैं सोचा था नहीं पूछूंगा, लेकिन अब जाते जाते सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ। उदय जी से संबंध ठीक है? उदय प्रकाश को अनड्यू प्रिविलेज ज़्यादा मिले हैं। उदय प्रकाश में ऐसा क्या है कुछ चीज़ों को छोड़ करके, ये मेरे समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छे नहीं है। आप प्रतिस्पर्धा मानते हैं हमेशा उनके साथ अपनी? नहीं नहीं, वो उतने ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, उदय प्रकाश में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे प्रतिस्पर्धा की जाए। कुछ चीज़ें अच्छी हैं उनकी। क्योंकि एक समय पर तो संबंध अच्छे थे आपके। नहीं, वो तो संबंध अच्छे थे, पहले गोरख पांडे को ढूंढने आते थे हाँ, तो उदय प्रकाश के पास जाते थे, कहाँ हैं, ये बताते हैं यहाँ हूँ, ऐसे। लेकिन बाद में देखा कि उसको इतना अच्छा ये नहीं है, डिजर्व नहीं करता वो। और मेरा जितना अपना ये है मकाम है, उसको हमेशा पीछे ठहर करके अलग किया गया है, अलग अलग तरीक़ों से, बहुत तरह से मुझे पीछे ठेला गया है। क्या करूँ, नहीं ठेला गया, नहीं मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार जो मैंने लिखी, जो दूसरों ने नहीं लिखी, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दिया किसी ने। नहीं, लोग आपको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं देते, आपको लोग पढ़ते हैं। मैं इतने हफ्तों से संगत कर रहा हूँ और हमेशा एक दो मैसेज हमेशा ऐसे रहते हैं कि संजीव जी से मुलाकात कब करवा रहे हो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग आपको नहीं पढ़ते हैं। और यार जैसे ये है, मैं जितना मुझे पैसे होते तो अपने ढंग का इलाज करवा पाता, नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। आपको लगता है लेखकों को लेकर कुछ ऐसी सरकारी योजना या कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसमें जब मदद की ज़रूरत हो तब होनी चाहिए? नहीं होगा। तब भी मुझे लगा कि मैंने काफ़ी अच्छा लिखा है, कभी कोई खुशी होती है। आप भी जानते हैं, अब मैं अपनी चीज़ों को पढ़ता हूँ। गुफा का आदमी कल रात को पढ़ रहा था। आपको ऐसा कभी नहीं लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आकर दूसरों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अपने आप को कम? दूसरों का ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कोई बता दे तो ज़्यादा अच्छा हो। ये पठनी है तो मैं उसका उपकृत रहूँगा। बहुत शुक्रिया संजीव जी, अच्छा लगा बातचीत करके। आप ऐसे ही लिखते रहें, लोग पढ़ते हैं, आप ये मान कर चलें कि आपको लोग पढ़ते हैं और वाकई में पढ़ते हैं। आप कहते हैं जी, तो अच्छा लगता है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरे नहीं। कहानी एक या कोई भी साहित्यिक कृति राग की बंदिश की तरह होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। पितृसत्ता के दबाव या उसका अभिशाप हिस्ट्री इसीलिए तो झेल रही है कि वह स्टीरियोटाइप्स हैं। जो हमारी शिक्षा है वो बताने से ज़्यादा छुपाने का उपक्रम भी है। अब तक जो पुरुष ने लिखा है उसे तो हम बड़े ठाट बाट से गाजे बाजे के साथ कहते हैं ये मुख्य धारा का लेखन है जो शुरू से आ रहा है। उस मुख्य धारा के लेखन में क्या है? आलोचना दरअसल एक ठस विधा तो है ही नहीं, ये भी रचना है।